बच्चों जेईई मेन शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में कर ही दिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं, देखो भाई पूरा पेपर कैसा आया क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं वो बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन यदि आप 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में थे तो आपको करके ही आने चाहिए थे मैथ्स में, और जो बहुत ही आसान थे और बहुत आराम से हो सकते थे। याद रखिएगा बच्चों, हमें सारे क्वेश्चन से नहीं उलझना है भैया। 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 नहीं देखने हैं, 25 तो हमें करने ही है, वैसे भी 500 छोड़ के ही आने हैं, और फिर 25 भी पूरे नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन आपको आसान लगे, आराम से होने वाला हो, आपके लेवल में आ रहा हो, जिसको आप तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसी को छूना, उस क्वेश्चन को मत छूना जो आपको ही तोड़ मरोड़ दे। सही है ना? तो मैं आपको सिखाता हूं शिफ्ट 1 में कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको उड़ा देने चाहिए थे, और उनको उड़ाने से आपका परसेंटाइल 99 नहीं 99.5 या उससे ऊपर जा सकता है सिर्फ उन्हीं से करने में। और टाइम भी मुझे लग रहा है आधा घंटे में शायद ही हो जाने वाले, आधा घंटा नहीं यार 45 मिनट्स ले लो, उतने में हो जाने वाले थे। आइए डिस्कस करते हैं। जो दे के आए पेपर ध्यान से देखो, और देखो ये क्वेश्चन करके आया कि नहीं आया, और जो देने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो बात। क्वेश्चन आसान वाले कैसे ढूंढने हैं और कैसे करने हैं वो इस पेपर 1 से देख के सीखो। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन के पास। जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन सबसे पहले मिला था नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स का, सेम क्वेश्चन भैया मेंस एडवांस में पूछा जा चुका है और क्लास में भी खूब कराया गया है। ये क्वेश्चन एकदम से करना था, सेकंड्स का क्वेश्चन है बच्चों, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको बताना था, दो आपको एपी गिवन है तो इनके कॉमन टर्म्स कितने होंगे, तो इसलिए क्या सिखाया गया अभी, फर्स्ट कॉमन टर्म सिलेक्ट करिए। फर्स्ट कॉमन टर्म कितना आ गया है 9। कॉमन डिफरेंस देखिए, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस है 5, दूसरे वाले का कितना है भाई 3, इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम आएगा 15, वो हमारा जो कॉमन एपी होगा उसका बनेगा कॉमन डिफरेंस। अब बच्चों इसमें 25 टर्म तक जाना है और इसमें 37 टर्म तक जाना है, तो इसका 25 टर्म फाइंड कर लो और इसका 37 टर्म फाइंड कर लो। इसका हम निकालोगे तो आएगा 129 और इसका आएगा 111। बिल्कुल आसान है भाई, छोटे बच्चों को आता है, 10वीं वाले बच्चे को दे दो वो भी कर देगा। तो अब इसका जो लास्ट टर्म होने वाला है वो बच्चों 111 होगा या तो उससे छोटा होगा। अभी कॉमन टर्म इन दोनों में से जो कम होगा उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई अब बस nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देना था, वैसे हमने डायरेक्टली बता रखा है लेकिन ऐसे समझो। nth टर्म क्या होगा जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डी मतलब 15 लेस देन 1 1 1। इसको कर लीजिएगा आप सॉल्व, तो कितना बन गया देखो 15n, 9 माइनस 15 कितना माइनस 6 उधर ले जाओ तो ये बन गया 107। तो n लेस देन इक्वल्स टू 107 अपॉन 15, तो ये वैल्यू कितना आ गया जी 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो n का वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग से छोटा है, सो n का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। तो कितने टर्म्स आगे बच्चों कॉमन, 7 कॉमन टर्म्स आगे हैं। कुछ सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है भैया, 1 मिनट भी लेने वाला नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखो जी एक और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान। का ए सर्कल हैज 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन इट एज दिस। ये 4 पॉइंट बच्चों आपको गिवन है, ये 3 पॉइंट आप देखिए बेहद ही सुंदर पॉइंट्स हैं। यदि इसका डायग्राम बनाया जाए भी, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 0,0, एक 1,0 और एक 0,1। पर इससे पास करने वाला सर्कल आप बनाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये बनेगा इसका डायमीटर। तो यहाँ डायमीटर फॉर्म आप यूज कर देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 y इंटू वाई माइनस 1। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल पे लाई करता है तो इससे इसको सेटिस्फाई आपको करा देना है। तो यहां बनेगा बच्चों 2k इंटू 2k माइनस 1 प्लस 3k इंटू 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां देखो बच्चों 4k स्क्वायर और यहां 9k स्क्वायर बन गया 13k स्क्वायर। यहां देखो जी आ गया 2k और यहां आ गया माइनस का 3k, तो ये हो गया माइनस का 5k इक्वल्स टू 0। सो k के यहां से दो वैल्यू आएंगे 0 और 5 अपॉन 13। अब मेरे प्यारे बच्चों 0 तो मुझे लेना है नहीं, क्योंकि इसने कहा 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने हैं और 0 लूंगा तो पॉइंट 0,0 ही बन जाएगा, इसलिए वैल्यू कितना आ गया
5/13। एक और वो क्वेश्चन जो 1 मिनट से कम में सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट देखिए भैया, अरे इसको तो क्या बोलो भाई, कितनी बार याद कराए। वैसे एनसीईआरटी का ही सवाल है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और मैं तो बार बार कहता हूं भैया इसको याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। कितनी बार याद कराया था, इसके बारे में बहुत सारी बातें याद कराई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और पिछले साल 12th बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है। अब देखो यदि ये होता है तो इससे ऊपर वाली बात आप समझो, यदि इस वाले में आप एफ ऑफ माइनस एक्स, सेम प्रॉपर्टी से जो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा अभी, एफ एक्स के इनवर्स के बराबर हो जाने वाला है भाई। ठीक है, वैसे तो ये भी डायरेक्ट ही याद किया होता है, और यदि किसी को याद नहीं है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेगा तो भी आ जाने वाला है भाई बच्चों, बिल्कुल आराम से। ये क्वेश्चन तो मैंने याद वाले में डाल दिया है, सोल्व इसलिए कर रहे हैं कि याद ही है भाई, मैं तो हर बच्चों को याद कराता हूं, और मुझसे पढ़ के भी आपको याद नहीं है तो भैया फिर मेरी कोई गलती नहीं है। ये देखो एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बहुत बेसिक पढ़ा है, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, कई बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर से डरते हैं, कहता हूं रे डरो मत भैया, बेसिक्स याद कर लो, बेसिक्स याद कर लो, आसान क्वेश्चन आएगा और आप तुरंत उड़ा के उसको आ जाओगे। कुछ बच्चे को nth रूट ऑफ यूनिटी के बड़े बड़े सर्कल और बड़े बड़े पॉलीगॉन देखते रहते हैं, वहां समझ नहीं आता क्या क्या हो रहा है, मत देख भैया, जितनी औकात है वहां तक तू देख ले भाई। तो वहां तक जैसे ये वाला सवाल था भाई, इतना तो याद कर लो कि मॉड जेड माइनस जेड1 का मतलब क्या है, जेड और जेड1 के बीच का डिस्टेंस, इतना याद कर लेते तो सवाल हो जाता। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मॉड ऑफ, थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ वापस, ये जेड प्लस आयोटा इक्वल टू जेड माइनस आयोटा इक्वल टू जेड माइनस 1, इसका मतलब जेड का माइनस आयोटा से डिस्टेंस, प्लस आयोटा से डिस्टेंस और 1 से डिस्टेंस, मतलब कि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट है आयोटा, एक यहाँ पॉइंट है माइनस आयोटा, और एक यहाँ कोई पॉइंट है 1। अब एक पॉइंट है जिसका इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे कौन होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है उनका सरकम सेंटर। तो जेड कहां है, जेड सरकम सेंटर पे है। अब बच्चों बताओ ट्राइंगल के कितने सरकम सेंटर होते हैं, एक ही ना होगा, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में, 1 एलिमेंट आएगा बच्चों, 1 एलिमेंट, एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है बच्चों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला भी, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कमजोर है, ज्योमेट्री उसको बिल्कुल समझ नहीं आए, वो से याद है कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो क्वेश्चन को कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं भाई, ये देखिए, ये बेहद ही आसान भैया, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन ये वाला आ गया। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 2 + 3x होल पावर n एंड सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 + x² की होल पावर n, ए और बी दिए हैं, तो ए और बी में रिलेशन बताना है। आपको सिखाया जाता है कि यदि आपको सारे कोएफिशिएंट्स का सम निकालना हो तो जितने भी उसमें वेरिएबल रखे हैं उनकी जगह 1 रख दीजिए। तो इसके कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए तो आप x को क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करो, 2 + 3 + 3 बन गया 8। सो सम ऑफ कोएफिशिएंट आ गया है 8 टू द पावर n। और दूसरे वाले में चाहिए तो यहाँ x को 1 पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ गया है 2 की पावर n, ये बन गया। a है 8 की पावर n और b है 2 की पावर n। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a इक्वल्स टू क्या है, b क्यूब है, a इक्वल्स टू b क्यूब है। बेहद ही आसान सवाल, बिना पेन के उठाई कर सकते थे भैया, हवा में उड़ जाता है तो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन भैया, फिर जाना पहचाना क्वेश्चन, कितनी बार याद कराऊं रे ये वाला इक्वेशन, x² + x + 1 = 0, तो x का वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये, और इसमें कहा अल्फा इसका एक रूट है, तो समझ में आ गया जी, अल्फा कौन है, अल्फा कोई और नहीं है, अल्फा है सिर्फ ओमेगा। अब कहा 1 + अल्फा की पावर 7, मतलब कि 1 + ओमेगा की पावर 7। भाई हम जानते हैं 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। जिसको कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल नहीं आता उसको मैं सिखाता हूं भैया, ओमेगा के 2 फॉर्मूले याद कर लो। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया रे, ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, मतलब कि माइनस ओमेगा की पावर 14। अब ओमेगा की पावर 12 तो हो जाएगा भाई 1, तो ये बच गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां यदि मैं अल्फा को ओमेगा रखता हूं तो यहां देखो आएगा a, यहां आएगा b ओमेगा और यहां आएगा c ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें a और b वाला टर्म तो है ही नहीं, सो a का वैल्यू 0 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया। यहां लिखा है c और अल्फा स्क्वायर और यहां है -1 इसके साथ, तो c का वैल्यू हो गया
1। अब इसका वैल्यू निकालना था, ये सब तो 0 है, ये -1, तो ये बन गया 5। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 5। ये भी बेहद ही आसान क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं ये वाला, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आपने थोड़ा सा ठीक से पढ़ाई करिए तो इसको आप आराम से कर ले जाएंगे। इसके दो तरीके निकलते हैं ये करने के, या तो भाई आप इसको देखो, मुझे तो जो इसका बढ़िया तरीका लगता है ये वाला, इसको आप बस ऐसे लिखिए ln x प्लस एक्स और यहाँ माइनस के साथ ln y प्लस वाई। आप देखो, अरे एक बार इसको ध्यान से देखो यार, सबको दिखाई दे रहा है fx इक्वल टू ln x प्लस एक्स, fy इक्वल टू ln y प्लस वाई। ऐसा सबसे बढ़िया तरीका है करने वाला। नहीं तो आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, वैसे करने वाले तो पता नहीं कैसे कैसे बताएंगे, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका है। तो आपको पता चल चुका है कि fx इक्वल टू क्या है, ln x प्लस एक्स। यहाँ f डैश की बात की है, f डैश मतलब कि डिफरेंशिएशन भाई, तो 1 अपॉन x प्लस 1 ये बन गया है। अब आपसे पूछा गया f डैश 1 अपॉन के स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं x को 1 अपॉन के स्क्वायर रखूंगा तो 1 अपॉन x का वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर, तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या चाहिए, इसका सिग्मा करना है। देखो मैं बार बार बताता रहता हूं क्लास में भाई, सिलेबस में एपी और जीपी लिखा था, लेकिन मैंने कहा था भाई बच्चों आप सिग्मा को भूल के मत जाना, सिग्मा वाले फॉर्मूले जरूर याद करना। देखो पूछ लिया उससे, अब आप कहोगे सर वो तो सिलेबस में नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो कहेगा नहीं रे, क्यों कह रहे आउट ऑफ सिलेबस, अब 1 से लेके 20 तक इसको डिक्लेयर कर लो ना, मैं कौन सा कह रहा हूँ फॉर्मूला याद करो, ठीक है नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ वो सिग्मा वाले फॉर्मूले जिसका पेपर नहीं हुआ याद करके जाना, उन्हें मत भूल जाना। अब इस सिग्मा के एन स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, सिग्मा एन स्क्वायर लिख ही दूं क्या, छोड़ो लिखोगे एन, एन प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, एन को 20 रखना है, तो 20 21 41 अपॉन 6। और इस 1 को ध्यान से रखना भैया, 1 का सिग्मा n होता है, और n कितना है 20, तो प्लस आ जाएगा 20। अब इसको बहुत आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा 2890। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान था। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट ये देखो जी, और आगे हैं क्वेश्चन बढ़िया वाले। फंक्शन का सवाल है, बहुत आसान सवाल है भाई। फंक्शन क्या डिफाइन किया गया, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। एक्स यहां एक्स लिखा तो भैया वहां भी एक्स लिखो। मतलब क्या है, पहले फंक्शन समझ लो, 1 1 1 2 के बारे में बताना था। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसे यहां आपने 2 लिखा, 1 तो लेना नहीं, नेचुरल नंबर लेना है, 2 से चालू करा, तो 2 का लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है भाई, 2 का प्राइम फैक्टर तो 2 ही होता है। उसके बाद 3 आया, 3 का कितना होता है, 3 होता है। अब यहां देखो 4 का लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 होता है भाई, 2। 4 थोड़ा ना प्राइम होता है, 4 सोच रहे हो यार, 2 होता है 2। अच्छा 2 तो वहीं मिला दो, यहां क्यों बना रहे हो दोबारा, 2 यहीं मिला दो। ओहो, ये तो 2 1 से ही मिल गए, और 2 1 से मिलने का मतलब क्या होता है, मैनी वन। यहां आएगा मैनी वन, तो ये मैनी वन तो बन गया है बच्चों। अब देखो रे प्यारे बच्चों, इधर जो नंबर्स आएंगे वो सारे कैसे नंबर आएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे, लेकिन कोडोमेन में तो नेचुरल नंबर्स लिखे हैं 1 को छोड़ के, इसका मतलब सारे रिलेट नहीं होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ जो 4 रखा जाएगा ना, 4 तो किसी का प्राइम फैक्टर होता नहीं है, इसलिए 4 किसी रिलेट होगा ही नहीं, तो इधर वाले सारे रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये मैनी वन है और इनटू है, मैनी वन और इनटू होगा बच्चों। मैंने आपको सिखाया कितनी बार, देखो जी, जब भी आपका डोमेन ऐसा हो, नेचुरल नंबर या इंटीजर, दिमाग लगाना ही मत, सारे मेथड भूल जाना, बस वैल्यू रख के देख लेना, काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन वेक्टर का है, बहुत ही आसान है। अरे मैथ नहीं आता, फिजिक्स आती है, फिजिक्स से हो जाएगा ये तो। भाई 2 वेक्टर गिवन है, ये 2 वेक्टर्स हैं, इनके बीच का क्या है, एंगल एक्यूट है। एक्यूट एंगल कब होता है, जब a डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अरे a डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है ना, और थीटा एक्यूट है तो कॉस पॉजिटिव होगा। अब भैया कर दीजिए इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट मैंने किया a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4, ये वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव। स्क्वायर कंप्लीट करने दें भी, a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8, ऐसा बच्चों बन गया है। अब बच्चों देखो क्या है, a का आपसे क्या पूछा गया, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा गया। यहां से भी आप a की वैल्यू देखेंगे, ऐसे करता हूं, a माइनस 2 माइनस 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं जी, और a माइनस 2 प्लस 2 रूट 2, ऐसा बच्चों आ गया। ये वाला वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव।
अब देखो बच्चों, ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि ए को कैसा पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है, तो ये पॉजिटिव है ही, तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब ए का वैल्यू ग्रेटर होगा 2 + 2√2 से, और √2 का वैल्यू 1.4 होता है जी, तो ये 2.8 बन गया, तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन 4.8 आ गया है। और 4.8 से बड़ा इंटीजर लेना है, 4.8 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 5 होता है, 5। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, देखो 9 सवाल करा दिए हैं, किसी में भी सोचने की जरूरत नहीं है, इतने सीधे डायरेक्ट कंसेप्ट से पूछे गए हैं कि धड़ाधड़ होते जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये एक और बढ़िया सवाल रिलेशन से पूछा गया है। अब बस यहाँ रिलेशन पढ़ लो भाई। रिलेशन क्या है, ये सेट है, इसके आपने बहुत सारे सबसेट्स बनाए, और रिलेशन क्या है कि दो सबसेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में पूछा था। यदि मैं पहले बात करूं बच्चों रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव क्या सीखा है रे, रिफ्लेक्सिव के लिए बी की जगह भी ए ही रख देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, क्या ए इंटरसेक्शन ए 5 होता है क्या, हमेशा नहीं होता ना। दो सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट कैसे आ सकता है, तो ये वाली बात सही नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात कर रहा हूं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो क्या बी इंटरसेक्शन ए भी 5 होगा, बिल्कुल होगा। यदि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो बी और ए में कैसे कुछ कॉमन हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है भैया, सिमेट्रिक हो चुका है। अब बचा कौन है, ट्रांजिटिव। ये बताओ भाई, यदि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है और बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या ए और सी में कुछ कॉमन हो सकता है, बिल्कुल कॉमन हो सकता है भाई, बिल्कुल कॉमन हो सकता है। बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाए। मतलब ऐसा बी को आप ऐसा लो कि ए के साथ कुछ कॉमन ना हो और सी के साथ कुछ कॉमन ना हो, लेकिन आपस में तो कुछ कॉमन हो सकता है। अरे ऐसे देखो यार, आप ऐसा मान लो, आपने ए में क्या लिया, मान लो 1,2 लिया, और बी में क्या लिया आपने 3 लिया। यहां बी में मैं वापस 3 ले लेता हूं, ए में वापस से जाके 1 ले लो आप। अब देखो इस वाले में तो कॉमन आ गया ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला सवाल सीक्वेंसरी। ऐसे सवाल भी अब बहुत आए हैं, पिछले साल भी बहुत सवाल ऐसे पूछे गए थे। कई बच्चों को लग रहा था एजीपी सिलेबस में नहीं लिखा है, शायद नहीं आएंगे, लेकिन आ गया भाई, आ गया। तो कह रहा हूं मत भूल के जाना, ये वाला मेथड तो भूल के मत जाना। जिनका पेपर बना है क्या करते थे, इसमें कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते थे भी। एजीपी है ये सिंपली, तो इससे कॉमन रेशो कितना है 1/4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म उधर खिसका के लिखो, तो यहां बनेगा 3/4 और भाई यहां बनेगा 3 + p/4 स्क्वायर, ऐसे चलेगा। और इधर 8/4 मतलब 2 हो जाएगा। फिर इनको कर दीजिए आप माइनस, तो 3 - p/4 नहीं प्लस p/4 भाई, और प्लस p/4 स्क्वायर, ये बन गया। इधर आएगा बच्चों 6। 3 को तो छोड़ देते, 3 को उधर ले जाओ, छोड़ना के उधर ले जाओ। अब यहां से आप देखो ये ना जीपी बन गया है बच्चों। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a/1 - r = 3। एलसीएम ले लिया गया है, नीचे बन गया जी 3/4, ऊपर है p/4, 4 कट गया, तो p/3 = 3 आ गया है मेरे बच्चों। और p का वैल्यू आ गया सिर्फ और सिर्फ 9। कितना आसान सवाल है, कुछ सेकंड्स में होने वाले। जितने सवाल कराए भैया सारे 1 मिनट के अंदर होने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, लिमिट वाला सवाल है। 2 लिमिट दी है, देख के डर सकता है कोई बच्चा, लेकिन दोनों लिमिट ही बहुत ज्यादा आसान है। क्या सिखाया गया था, जब भी दुनिया में आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे तो रेशनलाइज कर देना है। अब रेशनलाइज जब इसको आप करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर वाले से। ऊपर पहले समझ लो आप, तो आप लिख देता हूं, चलो भाई लिख देता हूं। बच्चे कह रहे हैं आधा टाइम तो अपने आप ही आप कम कर रहे हो बिना लिखे, लिख देता हूं भाई। लिखने में कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिसने थोड़ी प्रैक्टिस की है वो ये वाला स्टेप लिखेगा नहीं, अपने आप ही समझ जाएगा। ऊपर a + b × a - b लगेगा, तो इस वाले के स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, और इसका रूट हट जाएगा। माइनस करूंगा तो ऊपर देखो ऐसा बनेगा, √1 + x⁴ और -1। यहां 1 था और यहां -2 था, तो -1 बचा। अब यहां देखो इस वाले में ना वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर दो। क्या पुट कर दो, x को 0 पुट कर दो। x को 0 पुट करने से ये मुझे लग रहा है 2√2 आ जाएगा। फिर से रूट बजाए, फिर से रेशनलाइज कर दो भाई।
यहां रेशनलाइज करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, नीचे डिवाइड करने के बजाय वैल्यू रखना हो, सीधे वैल्यू आ जाएगी 2x को 0 रख के। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाओगे तो सिर्फ एक्स की पावर 4 ही तो बचेगा, वो एक्स की पावर 4 इससे कट जाएगा, बचा क्या है 1/4√2। तो पहले वाले का वैल्यू 1/4√2 आ गया। अब सेकंड वाले के पास चलिए, सेकंड वाले को चलो ही निपटा दूंगा, छोटे से में बहुत ही आसान है। आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, अब तो होशियार भी हो गए सब लोग, रेशनलाइज कर लीजिए नीचे वाले को। तो 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ बचा 1 माइनस कॉस एक्स, और ऊपर जो प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया होगा उसमें डायरेक्ट ही वैल्यू आप रख दो, तो √2 प्लस √2 आ जाएगा 2√2। अब देखो जो कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 1 प्लस कॉस। अरे 1 माइनस कॉस कट गया नीचे से। अब मेरे बच्चों इसमें x को मैं 0 रख रहा हूं, तो cos 0 तो 1 होता है, 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया है 4√2। तो a का वैल्यू आ गया 1/4√2 और b का वैल्यू आ गया 4√2। तो a इंटू बी से पूछा जाएगा तो 1 आ जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे a इंटू बी कह रहा था, कुछ लिखा था, कुछ कह रहे थे a इंटू बी क्यूब पूछा था, जो भी पूछा होगा बहुत आराम से यहां से आ जाएगा भाई। ये भी कितना आसान सवाल, बिल्कुल बेसिक है भैया, 11वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चे करते हैं इनको स्कूल में। ये सवाल इंटीग्रेशन का सवाल, बहुत ही सुंदर आसान, देखते ही समझ में आ जाता है। रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज किया गया, नीचे तो 2 बचेगा, ऊपर बचेगा 3 प्लस एक्स का रूट और 1 प्लस एक्स का रूट, ये बचा है। अब इससे आसान बताओ इंटीग्रेशन क्या पूछ सकता है कोई आपसे? मैथ्स में नहीं आता, फिजिक्स में ही पढ़ा देते हैं इतना, तो आपको वही एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या बन गया जी? 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, अपॉन 3/2 पर आगे 2/3 बन गया है, और यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। लिमिट रखना है 0 से 1, ये वाले 2 वही सब कर जाएंगे, 3 आ जाएगा बाहर। अब बच्चों इसमें आप पहले 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रखो, कितना 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 की पावर 3/2 होता है 8। अब इसमें आप ये वाले में रखो 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 की पावर 3/2 होता है 2√2, तो ये आ गया 2√2। फिर रखो बच्चों 0, इसमें 0 रखोगे 3 की पावर 3/2 मतलब कि 3√3, और फिर इस वाले में 0 रखोगे। अब देखो एक बीच में साइन होता है कि यहाँ साइन है तो प्लस हो जाएगा, और 0 रख के देखा ही नहीं मैंने कितना बना था, हाँ 1 ही बना 1, और अपॉन में कितना चल रहा है 3 चल रहा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों 8 प्लस 1 हो गया 9, 9/3 3 माइनस 2/√2 और माइनस √3, ये बन गया जी। अब इससे इसको कर लीजिए आप इक्वेट। सो a का वैल्यू आ गया है 3, b का वैल्यू -2/3 और c का वैल्यू आ गया है -1, ये वैल्यू आ चुके हैं। अब ये पूछा गया है आपसे 2a हो गया 6, 3b आ जाएगा -2 और यहाँ माइनस लिखा है तो +2, और ये हो जाएगा +4, 12 शायद बच्चों आंसर इसका आ जाएगा। ये कितना ज्यादा आसान था। मैं फिर कह रहा हूं भैया 13 नंबर सवाल पे आ गया हूं, 13th क्वेश्चन पे आ गया हूं, 99% तो पार हो चुका है, सोचना नहीं पड़ा है अब तक। ऐसे सवाल सारे निकाले हैं ढूंढ ढूंढ के, ऐसे पेपर में निकालने हैं आपको ढूंढ ढूंढ के, जिनमें दिमाग नहीं लगाना पड़े। एक बार आपने क्वेश्चन पे सोचना चालू करा तो फिर समझो टाइम ऐसे ज्यादा पता भी नहीं चलता कैसे चला गया। इसलिए वो क्वेश्चन मत छेड़ो जिनमें सोचना पड़े कैसे होगा, कहां से आएगा, क्या आएगा, वो नहीं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कैसे होना है, वही सवाल पहले छूना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन छाप रखा है, यदि एग्जैक्ट ऐसा होगा तो। इसमें कहा गया है 2 स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास करते हैं, और एक लाइन है 4x + 5y = 20, इसका जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट है उसको ट्राइसेक्ट करती है। सेम क्वेश्चन लिखा रहता है स्कूलों की किताबों में भैया। पिछले साल भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, बार बार कहता हूं PYQ देख लिया करो यार, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया, वो इससे थोड़ा मुश्किल था। ये यहां बनाया जी, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, इसमें y को 0 रखूंगा तो 5,0 और ये आ जाएगा 0,4। अब कहा गया 2 लाइंस बनाई हैं, 2 लाइंस जो इसको ट्राइसेक्ट कर रही हैं। ट्राइसेक्ट वाले क्वेश्चन करते हैं बचपन में सब लोग, तो ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, तो रेशो लेना होगा आपको 1:2 का, इधर वाले को 1 से मल्टीप्लाई, इधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया जी 5/3, और फिर वो y कोऑर्डिनेट निकालना तो 8/3, ये आ गया जी। ये पॉइंट निकालना हो तो 2 तरीके होते हैं, या तो इस वाले का मिड पॉइंट निकाल लो, या तो सेक्शन में 2:1 का रेशो कर दो, कुछ भी कर लो। ये शायद ऐसा आ जाएगा 10/3 और
4/3। अब आपसे पूछा गया था इन लाइंस का आप स्लोप बताइए, तो बताओ इसमें क्या बताऊं मैं, क्यों बताऊं बताओ। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये स्लोप ना निकाल लोगे, y2 - y1 अपन x2 - x1। एक का स्लोप आ गया 8/5 और एक का आ जाएगा 4/10। 4/10 का मतलब 2/5। इसमें कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि शायद इसमें ना स्लोप नहीं पूछा गया था, इसमें दोनों जो लाइन है उनके बीच के एंगल का tan पूछा गया था। tan मतलब टेंजेंट पूछा गया था। तो यदि ऐसा भी पूछा गया तो बहुत आसान है, tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, वो फॉर्मूला यूज करके वो भी आ जाएगा बच्चों। ये भी बेहद ही आसान क्वेश्चन निकला। नेक्स्ट आ गई ओहो स्टैटिस्टिक्स। ये सवाल मुश्किल तो नहीं है तो आसान ही, हाँ लेकिन ये वाली बात यदि थोड़ी किसी को समझ हो तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान है, पेन उठाए बिना भी कर सकता है। कहानी क्या है भाई, ये दो के प्रोडक्ट का सम आपको गिवन है और i लेस देन j। तो जब एक कंसेप्ट होता है बहुत ही छोटा सा, यदि आप दो नंबर ऐसे, मैं 2 का दिखा रहा हूं तो ज्यादा का भी आप समझ जाओगे। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आता है, पहले a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आएगा, फिर आएगा a1 a2 इंटू 2, ये बच्चों आएगा। अब ये वाला जो लिखा ये क्या बता रहा है, ये लिखा बता रहा है कि ये a1 a2 है और a1 प्लस a2 ये आपका हो गया है और यहां आ गया स्क्वायर्स का सम। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो सिग्मा ए आई होता है, यदि मैं उसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, सिग्मा ए आई स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए आई इंटू ए जे होता है। आई लेस देन जे है, लेस देन जे, आई लेस देन जे भी हो सकता है, ग्रेटर देन जे भी हो सकता है, बात सेम ही है। हाँ दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन इससे पूछा था, फॉर्मूला हम लोग को याद है बहुत बढ़िया से, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में, स्क्वायर कर लेता हूं भाई, रूट होता है ना फॉर्मूले में, स्क्वायर कर लेता हूं, रूट बाद में कर लेंगे। तो उसमें क्या आता है, इसके वैल्यू की आपको जरूरत पड़ती है। देखो इसका वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू है 50, 50 का स्क्वायर हो गया 2500, इसका वैल्यू आ गया जी 2500, इसका वैल्यू गिवन है आपको 1100, इंटू 2 कर दिया तो 2200, ये बच्चों आ गया, इसको इधर ले जाके कर दिया माइनस तो आ गया 300। फॉर्मूला भी लिखूं क्या, ले भैया बच्चे फॉर्मूला कह रहे हो, फॉर्मूला भी लिख लो। ये होता है ना भाई फॉर्मूला, ये होता था फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का, वेरिएंस भी कहते हैं उसको। तो सिग्मा ए आई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 300, 300 अपॉन 10, एन का वैल्यू 10 है, हो गया 30 माइनस सिग्मा ए आई है 50, एन का वैल्यू है 10, डिवाइड कर दो 5, 5 का स्क्वायर 25, लो आ गया जी 5। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होगा तो √5 आ जाएगा बच्चों। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 99.5% आ चुका है हम लोग का, दिमाग नहीं लगाया अब तक। एक सवाल और 99.5 से ऊपर ही पहुंचवाऊंगा भैया, ऊपर ही पहुंचवाऊंगा। अब इसमें क्या कहा है आपको बताना, स्क्वायर ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस, ये भैया आईआईटी का सवाल है, 2016 में ऐसा सवाल आया था सेम, उसका एक ऑप्शन था ना, एक ऑप्शन उठा के सवाल पूछ लिया है सेम टू सेम। देखो भाई ऐसी कहानी है, एक है मेरा सर्कल और एक है पैराबोला। ये सर्कल का सेंटर देख लो 2,8 दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये पैराबोला है ही नॉर्मल वाला। इनके बीच का आपको सेंटर और पैराबोला के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस बताना है। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो नॉर्मल से कर सकते हैं, यदि नॉर्मल आपको आता है उससे बहुत ही आसान है, क्योंकि ये क्या बनेगा, ये नॉर्मल बनने वाला है। तो पैराबोला का जो नॉर्मल होता है क्या होता है जी, y इक्वल्स टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ए का वैल्यू 1 है इसलिए मैं ए नहीं लिख रहा हूं। ये नॉर्मल कहां से पास कर रहा है, 2,8 से पास कर रहा है, सेटिस्फाई करा दो। 8 इक्वल्स टू -2t प्लस 2t प्लस t क्यूब। देख भैया 2t गया और t का वैल्यू आ गया है 2, और t का वैल्यू 2 आने का मतलब ये पॉइंट हो गया 4,4। ये सोच रहे हो, ये पूछ रहे हो कैसे आ गया, अरे नादानो, पॉइंट क्या होता है, t² 2t होता है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब यहां लगा दिया जाएगा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा था, लगा दो भैया, 4 - 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 - 4 का स्क्वायर 8 - 4 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया है भैया 20। डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है इसलिए आंसर आ जाएगा इसका 20 बच्चों। और यदि आपको माने ये नहीं आता, नॉर्मल नहीं आता, परेशान मत हो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में ही है, नॉर्मल नहीं आता है तो ये पॉइंट आप मान लीजिए और इसके बीच में लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए, इतनी ही आराम से उससे भी t का वैल्यू 2 आ जाता है बच्चों।
तो वही बच्चों देखो 16 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और बहुत ही कम टाइम में ये सब होने वाले सवाल थे। ये वो सारे सवाल हैं जो बहुत ही ज्यादा आप टाइम लगाएंगे, बहुत ही सुस्त टाइप हो गए, बिल्कुल सुबह आराम से उठ के नहीं आए होगे, नींद भरी पड़ी होगी ना, तो भी 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे। और 16 क्वेश्चन 2-2 मिनट भी लगाऊं तो 32 मिनट्स और ज्यादा चाहते और ले लो यार, 40 मिनट ले ले यार, 40 मिनट में 16 क्वेश्चन उड़ा देने चाहिए थे आपको। पेपर आपका कैसा भी आए, आपकी शिफ्ट में कैसा भी आए, लेकिन उसमें इतने आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। ज्यादा मुश्किल आएगा भाई, ज्यादा मुश्किल आएगा तो 16 के बजाय 15 आसान आ जाएंगे, आएंगे जरूर इतने ही आसान। बस ये आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं। यदि आप ये क्वेश्चन ढूंढ पाए, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ पेपर बनाने वाला कि आपका 99% ना आए, ठीक है नहीं। और यदि क्वेश्चन आप ये ढूंढ नहीं पाए, उलझ गए दूसरे क्वेश्चंस में, तो भैया फिर भूल जाओ 99%। हाँ, आप अल्टीमेट होशियार हो, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बात अलग है, फिर भी सबसे पहले आपको इजी वाले क्वेश्चन ही आपको छांटने हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप ऐसे ही सिलेक्ट करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छा पेपर सॉल्व करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।